नमस्कार दोस्तों, जयपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी इस 6 बजे वाली लाइव कक्षा में आज का हमारा जो विषय होने वाला है वो कौन सा है? मिट्टियों का पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे मिट्टी पार्ट 2। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या है देखा था कि मिट्टियों से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देख के आए थे। और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मुख्यतः 4 मिट्टियों पे डिपेंड होने वाले थे। ठीक है, तो सब लोग क्या है एक बार लाइक कर दे। सभी लोग एक बार क्या है सेशन को लाइक जरूर कर दें। पहले लाइक कर दें, उसके बाद क्या है आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट से सभी लोग जुड़ते जाइए। फटाफट से क्या है आगे जुड़ते जाइए सभी लोग। और कमेंट कर दें क्या मेरी आवाज़, क्या मेरी वीडियो, सारी चीज़ें सही तरीके से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो पिछले कई दिनों में हम लोगों ने कई टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक कर लिए? जैसे हम लोगों ने पर्वत कंप्लीट किया था, पहाड़ियों के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, झीलों के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और हम लोगों ने क्या है जलप्रपात के क्वेश्चन कर लिए हैं, सामान्य परिचय के क्वेश्चन कर लिए हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक, नदियों के क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, द्वीपों के पूरे कर लिए हैं। तो कई सारे टॉपिक जो है वो हमारे क्या हो गए हैं अब कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब इनमें हमें करना क्या है? इनमें हमें करना ये है कि इन क्वेश्चनों को हमें क्या है इन क्वेश्चनों को बेस बनाते हुए हमें अन्य चीज़ों को पकड़ना है। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं बेसिकली मिट्टी और अपरदन से बने हुए हैं। थोड़ी समझ वाले क्वेश्चन हैं। एग्जाम में जैसे आपका जो हायर एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मिट्टी से जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफरेंट प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन तो वो होते हैं मिट्टी के कि जैसे कि मान के चलिए क्या है आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है काली मिट्टी का नाम क्या है, या आपसे दूसरा पूछ लेता है काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल अच्छे से हो सकती हैं, जैसे अपन लोगों ने कल क्वेश्चन करे भी थे। ठीक है, तो वही सारी चीजें आज हम लोग इस कक्षा में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और दूसरी चीज क्या है कि एक बात और, आप इसे शेयर जरूर कर दिया करिए। जैसे आप लिंक शेयर करते हैं तो क्लास आपकी स्टार्ट होती है, आपको रिमाइंडर मिल जाता है। पहली बात तो ये आप चलो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब होगा तो ऑटोमेटिक क्या है आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि हाँ शाम के 6 बजे क्या है कक्षा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, तो फटाफट से आप लोग सभी जुड़ जाएं और बताएं आगे। सभी लोग जुड़ जाए, सभी लोग फटाफट से। तो आज का हमारा अध्याय क्या है? भारत के भूगोल का मिट्टियों का पार्ट 2 है। तो अब हम शुरू करते हैं इसे। देखिए, कल हम लोगों ने एक बात छोड़ी थी लास्ट में, पिछली कक्षा में लास्ट क्वेश्चन किया था पोर्टजोलिक। मैंने आपसे कहा था लोहे के अतिरिक्त होने की स्थिति में क्या है, यानी लोहे के अतिरिक्त होने की वजह से जो मिट्टी है उसे क्या बोलते हैं? पोर्टजोलिक कहते हैं। तो आज हम लोग उसी से प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन लिखवाया आपके लिए। आज का पहला क्वेश्चन है पोर्टजोल क्या है? क्या पूछा जा रहा है? पोर्टजोल क्या है? तो पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना, ज्यादातर ऑल शब्द जो है ना वो दो चीजों के सम्मिश्रण के लिए ज्यादातर यूज होता है। जैसे आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो केमिस्ट्री में आपने एरोसोल, ठीक है, और एल्कोहल, यानी इस ऑल वाली जो वर्ड है ना वो हमारे विज्ञान के होते हैं, और विज्ञान के हैं, और ज्यादातर मिश्रण के लिए यूज होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण के लिए यूज होंगे। सामान्यतः इनका प्रयोग किया जाता है मिश्रण के लिए। ठीक, चलिए अब आपसे पूछ रहा है पोर्टजोल क्या है। तो पहली बात तो ये है, कल भी मैंने आपको हिंट दे दी थी कि ये पोर्टजोल एक मिट्टी है। पोर्टजोल जो है वो एक कौन से है? एक मिट्टी है। ठीक, आपसे बोलना है, देखिए अब किसी को जैसे मान में ये भी मालूम नहीं होता कि पोर्टजोल क्या है, तो ऑप्शन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में लिखा है मृदा, 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 या इनमें से कोई नहीं। अब क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोगों की आदत रहती है कि हम 8 मिट्टियों को तरीके से पढ़ लेते हैं कि हमारी 8 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी हैं। भाई क्या है, एक जलोढ़ मिट्टी, एक काली मिट्टी, एक कौन सी है, एक हो जाती है हमारी कौन सी मिट्टी, एक हो गई लाल एवं पीली मिट्टी, एक लेटराइट मिट्टी, एक मरुस्थली, एक क्षारीय एवं लवणीय मृदा, और एक कौन सी हो जाती है दलदली मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी। इन्हें पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके अलावा भी क्या है कुछ चीजें ऐसी पनप जाती हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगा, शायद आप लोग इनमें से बता पाए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ये जो कोणधारी वन होते हैं, कोणधारी वन क्या होते हैं? ऐसे वन जो ऊंचे पर्वतों पे पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए ये पर्वत है, और इनमें आप लोग देखते होंगे कुछ इस तरीके से क्रिसमस ट्री के स्वरूप में क्या है वन। ये एक प्रकार की अल्पाइन वनस्पति होती है। कैसी वनस्पति है बेटा? ये एक प्रकार की एल्पाइन वनस्पति होती है। जब हम लोग जंगल के क्वेश्चन करेंगे,
जब हम लोग वन के क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक लेके आएंगे भारतीय वन, उस भारतीय वन में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ वन जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या है, हमारी वनस्पति का स्वरूप भी बदलता जाता है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, हमारी वनस्पति का स्वरूप भी बदलता जाता है, और वनस्पति उष्ण कटिबंध से लेकर शीत कटिबंध तक हो जाती है। या ऐसी लाइनें पढ़ते हैं हम कि जैसे जैसे पर्वतों के ऊपर जाते हैं, वनस्पति का प्रारूप चेंज होता है, और प्रारूप जो है वो उष्ण कटिबंध से लेकर टुंड्रा तक हो जाता है, या शीत कटिबंध तक हो जाता है। यानी ऐसे इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यहाँ वनस्पति नहीं होती। तो जो कोणधारी वन होते हैं, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, उनमें जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, उन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, पॉटजोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉटजोल। ध्यान रखना, ये पॉटजोल वाला जो क्वेश्चन है, ये कई बड़े एग्जामों में आ भी चुका है। पॉटजोल वाला क्वेश्चन कई बड़े एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिए, खासकर एग्रीकल्चर वाले लोग भी ध्यान रखें इससे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपके एनवायरमेंट का भी सेक्शन देखता है, भूगोल का भी सेक्शन देखता है, और साथ ही साथ आपके एग्रीकल्चर में भी हेल्प करता है। तो इसे ध्यान रखना, जो हमारा पहला आंसर होगा, इसे आपको याद करना है, ठीक है। इसे आपको याद करना है, क्योंकि आप लोग क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ते हैं। तो जो पॉटजोल क्या है, वो एक कोणधारी वन, यानी जो ऐसे क्षेत्र यहाँ पर, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर कोणधारी वन, कॉनिफेरस, यानी इस तरीके के स्ट्रक्चर के क्या पाए जाते हैं, क्रिसमस ट्री जैसे अल्पाइन वनस्पति वाले पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कोणधारी वन कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपने यहाँ मिट्टी के नोट्स बना रखे होंगे, वहां साइड में आप लिख सकते हैं कि भाई क्या है, ये वाली चीजें ये हो गई। ठीक, डन है, ओके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, पॉटजोल का। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपको देखना है वो क्या है, आपसे कह रहा है कि जो मिट्टियां हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगाओगे कि सुमेलित कीजिए, आपको मिलाना है कि ये कौन सी मिट्टी कहाँ मिलने वाली है, कौन सी मिट्टी कहाँ मिलने वाली है, बताना है आपको। चलिए देखिए, जैसे मान के चलो, आपसे एक तरफ पठार दिए गए हैं, और एक तरफ मैदान है, घाटों की बात हो रही है, और एक तरफ मिट्टी 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 आपको दी गई है। ये क्वेश्चन सॉल्व होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको मिट्टियां याद हो, और मिट्टियां जब याद होंगी और उनके क्षेत्र याद होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे। जैसे कि मान के चलिए, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। पूछ रहा है मालवा का पठार, पहली बात तो हमें पता है मालवा का पठार लावा निर्मित है। अगर लावा निर्मित है तो यहाँ 100% कौन सी मिट्टी होने वाली है, काली मिट्टी। और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि काली मिट्टी का रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट का रंग काला होता है, इसीलिए इस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। जहां जहां लावा पाया जाएगा वहां वहां काली मिट्टी मिलती है। तो मैंने कहा मालवा का पठार लावा से निर्मित है, त्रिभुजाकार आकृति का है, और चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, इनकी क्या है, ये प्रधान नदियां हो जाती हैं। और काली मिट्टी का एक दूसरा नाम क्या है, रेगोर। क्या नाम है, रेगोर। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो ए पार्ट है का तो क्या हो जाएगा, 4, यानी ए का क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। अब ए का 4 हो रहा है, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वाले हमारे ऑप्शन क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, धारवाड़ का पठार, पंजाब का मैदान। देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एक चीज मैंने क्या बताई है कि आपको क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, पंजाब का मैदान, अगर पंजाब के मैदान में नदियों का प्रवाह है, मैंने आपसे कहा था कि ऐसी मिट्टियां जो नदियों के द्वारा बहा बहा कर लाई जाती हैं, उन्हें हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उन मिट्टियों को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी, और जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। ठीक, तो मैं अगर यहाँ लिखूं कि इन्हें क्या है, नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है, तो पंजाब में अधिकांश नदियां जाती हैं। भाई अपन ने कल चित्र बनाए थे, नदियों वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि सिंधु, और कैसी, सिंधु, झेलम, ब्यास, रावी, तो ये सब क्या है, ये पंजाब वाली हैं। तो सी का 1, सी का क्या होगा, 1 बनेगा। वैसे तो ऑप्शन क्या है, देखो अब भी ए हो सकता है, अब भी ए हो सकता है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मतलब सह्याद्री, पश्चिमी घाट का मतलब क्या है, सह्याद्री। यानी जो हमारे महाराष्ट्र के जैसे महाबलेश्वर है, ब्रह्मगिरी, जहां से नदियां निकल रही थी, महाबलेश्वर है, कलसुबाई है, ठीक है, नंदी दुर्ग हो गया, बाबा बुदन हो गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नीलगिरी पर्वत का क्या है, पश्चिमी घाट है। और पर्वतों पर जो मिट्टी हो सकती है
पर्वतों पर जो मिट्टी हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, वो लेटराइट हो सकती है, क्योंकि एफ बुकानन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, और लेटर शब्द का अर्थ ही होता है ईंट जैसा। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी, लेटराइट। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप बना सकते हैं, यहाँ डी का 3 है, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा फाइनली क्या हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा 4312। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का क्या, सॉल्यूशन। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। समझ में आया या नहीं आया, यानी लॉजिक लगा के क्या है, हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 4 से ज्यादा मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है, 4 से ज्यादा मिट्टी के बारे में एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फटाफट से बताओ। ठीक, आपको ये करने, अब आपको यहाँ से एक चीज और मिल गई कि धारवाड़ के पठार में कौन सी मिट्टी होगी, लाल। तो क्वेश्चन को करने का यही फायदा है, कभी कभी ऑप्शन से भी हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर हमें इसमें 3 आ गए तो एक की जानकारी हमें कैसी हो गई, मुफ्त में हो गई। एक की जानकारी कैसे हुई, मुफ्त में हुई। ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो एक के क्वेश्चन में हम लोगों ने सारे कर दिए, ठीक है ना। सभी लोगों को एक बार आप लोग शेयर कर दिया करो भाई, क्या है आप शेयर नहीं करते हैं, संख्या काफी कम रह जाती है। ठीक, चलिए, तो शाम के 6 बजे से पहले आप लोग जब आप पढ़ने बैठते हैं उससे पहले ही क्या है, शेयर कर दिया कीजिए, जिससे क्या है सभी बच्चों तक क्लासेस पहुंच जाएं। और एक बार लाइक कर दिया करो, ठीक है, जब क्वेश्चन हो जाए करे तो उसे भेज दिया करो फटाफट से। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। सामान्य फसलें उगाने के लिए, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए। पूछ रहा है कि उगाने के लिए सामान्य भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, बताइए भाई। अब आपके सामने आ गया पीएच। देखिए ऐसा हुआ था, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पैमाना बनाया था जिसे हम बोलते हैं पीएच पैमाना। ये पीएच पैमाना 0 से 14 तक का एक पैमाना होता है, 0 से 14, जिसके बीचों बीच में एक वैल्यू होती है 7। ये एक लॉग पैमाना है। कैसा पैमाना है, एक लॉग पैमाना है, यानी लघु गुणक पर चलता है। और यहाँ पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंजा। क्या होता है, पोटेंजा। पोटेंजा का मतलब होता है शक्ति, प्रबलता। ठीक है, तो जिसे हम सामान्य भाषा में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं पीएच को, लेकिन यहाँ पी का अर्थ क्या होता है, पोटेंजा होता है। अगर कोई पदार्थ 7 से कम है तो इसे अम्लीय माना जाता है। अगर किसी का पीएच 7 से अधिक है तो बेटा इसे क्या माना जाता है, क्षारीय माना जाता है। यानी ये वाला पदार्थ बेसिक होगा, ये वाला पदार्थ क्या होगा, एसिडिक होता। और हमने साफ साफ कहा था आपसे पिछली कक्षा में कि हम लोगों ने चर्चा करी थी कि आदर्श मिट्टी क्या है। आदर्श मिट्टी वह मिट्टी होती है, आदर्श मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसका पीएच वैल्यू भी संतुलित हो, जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो, जिसमें जल धारण करने की क्षमता हो, ना ज्यादा बारीक हो ना ज्यादा मोटी हो। ठीक, इस प्रकार की जो मिट्टी है, यानी पीएच वैल्यू भी संतुलित होनी चाहिए। अब पीएच वैल्यू संतुलित कब होगी, या तो वो 7 हो, 7 से 8 हो जाए, या 7 से 6 हो जाए। इतना ना हो, आसपास रहे, एक औसतन रहे, जिसे हम लिमिटेड कर सकें। ठीक है, और पीएच पैमाने का जो पूरा मैटर ये होता है, पीएच इक्वल टू पीएच प्लस प्लस POH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन का जो जोड़ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 6 से 7। कैसा होना चाहिए, 6 से 7, क्योंकि 6 से 7 रहेगा तो हम सारी चीजों का खाद डाल के या अन्य केमिकल डाल के उसे हम मिट्टी के पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल ही कम होगा तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ज्यादा होगा तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 6 से 7। सिंपल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन को आप समझ आया या नहीं आया। तो फसल उगाने के लिए मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आदर्श मिट्टी का भी पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, फटाफट कमेंट करके बताओ।
सभी छात्रों को ये समझ आ गया या नहीं आ गया, जल्दी से बताइए। सभी लोग बताएं कि आपको समझ आ चुका है कि हाँ गुरुजी हमारा ये डाउट क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बताओ। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तेजाबी मिट्टी। फटाफट क्वेश्चन पढ़ो पहले। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या करा जाना चाहिए। ठीक, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो। आप लोग क्वेश्चन 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, फिर बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पहले देखना है, कीवर्ड क्या मिल रहा है। कीवर्ड मिल रहा है तेजाबी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? तेजाबी मिट्टी। ठीक है, अब ये जो तेजाबी मिट्टी का कॉन्सेप्ट है, अब उसे क्या करेंगे जरा देखिए कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य कैसे बना सकते हैं। अब इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? देखो, तेजाबी का अर्थ क्या है? तेजाब का मतलब एसिड, या का मतलब एसिड, और तेजाबी का मतलब हो गया एसिटिक। एसिटिक को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं अम्लीय। बोलेंगे अम्लीय। जिस मिट्टी का पीएच 0 से 7 के बीच होगा वो कैसी है? अम्लीय। और जिस मिट्टी का 7 से 14 के बीच है वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? क्षारीय। तो इसीलिए अब जब हमें, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी चीज को अम्ल में यदि क्षार मिलाते हैं, अम्ल में यदि क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं, तो उसे उदासीन किया जा सकता है। तो अम्ल और क्षार को आपस में मिला के हम क्या कर सकते हैं? इसे उदासीन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए, पंजाब जैसे क्षेत्रों में, मैं आपको बताता हूँ एक बात, पंजाब जैसे क्षेत्रों में क्या होता है? पंजाब के क्षेत्रों में इस समस्या से वहाँ की जो मिट्टी है ना, वो लवणीय और क्षारीय हो गई। ठीक है, कहीं कहीं वो मिट्टी अम्लीय भी हो गई। यहाँ निपटने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्या का प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जिप्सम। समझ में आ गया? और आप लोग जानते हो कि जिप्सम जो है वो सीमेंट में मिलाने के भी काम आता है। ठीक है, तो सीमेंट में मिलाने के भी कौन काम आता है? जिप्सम काम आता है। तो जिप्सम का घोल डाल के या जिप्सम का प्रयोग या जिप्सम को छिड़क के हम उस मिट्टी की तेजाबी प्रकृति को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसी है? वो एसिटिक फॉर्म में है। और जब हम ऐसी मिट्टियों पे जब जिप्सम डालेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाती हैं, उनका पीएच मान संतुलित हो जाएगा, तो फसल हम इसमें उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये फसल उगाई जा सकती है। तो फटाफट से आप लोग क्या करें, इसे नोट कर लें कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है? तो वो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऐसी चीजें पंजाब वगैरह में ज्यादा होती हैं। ऐसी चीजें पंजाब वगैरह में क्या होंगी? ज्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से आप बता दीजिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना आपको समझ में? चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। आगे आपसे पूछा है, मृदा क्षरण को किसके द्वारा रोका जा सकता है? देखिए अब एक नई चीज आई है जिसका नाम है मृदा क्षरण। देखिए, मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का कटाव होना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मृदा अपरदन। अंग्रेजी भाषा वालों के लिए हम इसे बेटा बोलते हैं सोइल एरोजन। क्या बोला जाता है इसमें? सोइल एरोजन कहते हैं। यानी मिट्टी का वायु या जल के माध्यम से, मिट्टी का वायु या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसका कटाव करके उसे बहा कर ले जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, या मिट्टी का कटाव कहलाता है। पर्यावरण में इस मृदा अपरदन को हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। तो रेंगती हुई मृत्यु पर्यावरण में बोला जाता है मिट्टी के अपरदन को। एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा मृदा कारक जो है उसे रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं? तो मृदा अपरदन की घटना क्या कहलाती है? रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। तो आप लोग इसे सबसे पहले याद रखेंगे कि रेंगती हुई मृदा क्या है? कि रेंगती हुई मृत्यु जो है वो मृदा क्षरण होती है। ठीक, अब मिट्टी का कटाव पानी से भी होता है, वायु से भी होता है। आप लोग देखते होंगे जब हम पानी, बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हवा उड़ती है,
तो एक स्थान से देखा होगा, एक स्थान से मिट्टी उठ के दूसरे पे चलेगी, तो जो मिट्टी का जो कटाव है इसी को क्या बोला जाता है, मृदा अपरदन बोला जाता है। और मृदा अपरदन जो है, और मृदा अपरदन जो है वो कैसे रोका जा सकता है, आपसे पूछ रहा है, रोका जा सकता है। तो इसे हम पेड़ लगाकर रोक सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वायु स्क्रीन से ऐसा नहीं हो सकता है, वायु को तो हम कब तक रोकेंगे, पशुओं की गतिविधि, भाई पशुओं से ऐसा कुछ नहीं है, पशुओं से तो क्या है, अगर बार बार चलते रहते हैं तो हमारी मिट्टी थोड़ी बहुत ट्रांसफर होगी, ऐसा थोड़ी कि पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। मानवीय क्रियाकलापों को सीमित करके ऐसा नहीं है। सबसे बढ़िया कारक होता है कौन सा, अच्छे पेड़ पौधे लगाकर। जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, बाढ़ को भी रोकते हैं। जैसे बाढ़ का प्रवाह होता है तो अगर पेड़ लगे होंगे तो बाढ़ की स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, खाली होगा, तो बाढ़ की स्पीड भी क्या होगी, फैलने का भी रहेगा। तो जब पानी बहता है तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कणों को अच्छे से पैक रखती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अच्छे पेड़ पौधे लगाकर हम मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बताइए, समझ में आया आपको या नहीं आया। तो ये हो गया कौन सा, यानी मिट्टी के अपरदन को बेटा पेड़ पौधे लगाकर हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक। वेरी गुड, आगे बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा लवणता की स्थिति में, मृदा लवणता आपसे बोल रहा है सोइल सैलिनिटी, आपसे पूछा जा रहा है सोइल सैलिनिटी, मृदा अपरदन की स्थिति में किस तत्व की परत पर, परत सतह पर नहीं पाई जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है लवणता की स्थिति में काय की परत नहीं पाई जाती, बताइए जल्दी, ठीक है। चलिए देखो, ये कुल मिला के ये है, आप हमेशा ध्यान रखना मृदा की जो सबसे उपजाऊ परत होती है वो ऊपर वाली होती है। अगर यहाँ पे कोई पौधे वगैरह लगे हैं, ठीक है, ये पौधे लगे हैं, इनकी जड़ें नीचे होती हैं मिट्टी के, ठीक है, तो ये वाली जो परत होती है ये सबसे उपजाऊ होती है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है, तो ऊपर की परत क्या होती है, उपजाऊ। लेकिन क्या पूछ रहा है, मृदा लवणता की स्थिति में। अब देखिए, लवणता के लिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो क्या होते हैं, ये काफी जिम्मेदार है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, जिम्मेदार हैं, ठीक है। और सोडियम वगैरह जो होते हैं वो इन्हें क्षारीय बनाने के लिए क्या है, जिम्मेदार होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि लवणीय और क्षारीय मृदाएं हमारे भारत में एक भारत का प्रमुख समूह है, इनके उपचार के लिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि पंजाब में जिप्सम वगैरह डाला जाता है। तो इनके लिए देखो, आपसे पूछा कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से क्या है, ये अम्ल कैसी हो जाती है, लवड़ी हो जाती हैं, और सोडियम वगैरह के पीछे क्या हो जाती हैं, क्षारी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो मिट्टी के मूल तत्व हैं। आपको पता है हम लोग एनपीके खाद डालते हैं, ये क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तो मिट्टी के मूल तत्व हैं। तो मूल तत्व जो है वो कभी भी क्या है, इस प्रकार की घटना में भाग नहीं लेगा। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम +2, नाइट्रोजन सिंगल है, उसके बाद कैल्शियम का क्या हो जाता है, Ca+2, और सोडियम का बेटा क्या है, Na+, ठीक है। और सोडियम का जो अन्य नाम होता है, सोडियम का जो अन्य नाम होता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, नेट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेट्रियम कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित रहता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो मिट्टी का कटाव है, उस मिट्टी के कटाव को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन दो कारकों से होता है, पवन से और जल से। इसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है या मिट्टी का क्षरण कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन आपको देखने को कहाँ मिलता है। क्वेश्चन का बेसिक ढांचा ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा वहां मिलेगा। हम लोगों ने नदियां पढ़ी थी, तो हमने एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था चंबल। चंबल नदी आपको पता है जनापाव पहाड़ी से निकल, मैंने आपको कई बार रिवीजन करा दिया, जनापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। और ये जो नदी है ये अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध, ठीक। तो उत्खात भूमि के लिए जो प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी है, चंबल है। चंबल अपने बीहड़ क्षेत्रों के लिए जानी जाती है, चंबल अपने बीहड़ क्षेत्रों के लिए
जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, चंबल की घाटी। और एक चीज एक्स्ट्रा में याद रखना, चंबल घाटी में अवनालिका अपर्दन होता है। क्या होता है, अवनालिका अपर्दन होता है। अपर्दन भाई दो होते हैं, एक बेटा अवनालिका अपर्दन और एक होता है क्षैतिज अपर्दन। कौन सा होता है, क्षैतिज अपर्दन। तो मैदानों में ज्यादातर ये है, चंबल घाटी में ज्यादातर कौन सा है, इसे लंबवत अवर्तन कहते हैं, इसे क्षैतिज अपर्दन कहते हैं, और क्षैतिज अपर्दन को किसान की मौत भी कहा जाता है। ठीक, इतनी चीज आपको क्या है याद रखनी है। अपर्दन सबसे अधिक प्रभावी है तो वो कहाँ पे है, चंबल की। देखा होगा आपने चंबल की घाटियों पे दरार 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 क्या है, ज्यादा पाई जाती। ठीक है, दरारी स्ट्रक्चर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहाड़ी भूभाग आपसे कह रहा है, पहाड़ी भागों के भू अपर्दन का मुख्य कारण क्या है। पहाड़ी वालों का अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, तो बताइए फटाफट से कौन क्या है। तो देखिए, जब भी हम लोग क्या बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, पहली बात तो ये है कि हम लोग जब मैदानों में होते हैं तो हमारी भूमियां बड़ी सपाट होती हैं, फैली हुई होती हैं, और फैली हुई होंगी तो उनमें हम कृषि क्या है अच्छे से कर सकते हैं। और जब कृषि अच्छे से कर सकते हैं तो समस्या नहीं है। एक तो क्या है, जब हम जंगल को काटते हैं, जब हम जंगल को काटते हैं तो अपर्दन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमें क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि जो अपर्दन है, अपर्दन को सबसे अच्छा रोकने का प्रभाव क्या है, यानी हम पेड़ को लगाएं, पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो मिट्टी को होल्ड करेगा और क्या है अपर्दन रुक पाएगा। ठीक है, तो वन का विनाश जो है, यानी वन का जो विनाश है वो भी क्या है, एक मृदा अपर्दन को प्रभावित करेगा या बढ़ाएगा। दोषपूर्ण कृषि, हम कृषि जो कर रहे हैं उसकी पद्धतियों को सही नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम पूरी इतना पानी फ्लो करें कि भाई मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए, तो कृषि पद्धतियों को भी हमें ठीक करना होगा। उसके बाद अतिचारण, अब ऐसा ना हो कि जब भी हम गाय भैंस वगैरह जो हमारे पशु हैं उन्हें हम एक भूमि पर चराते हैं तो वो ताकत लगा के उस पौधे को खींचती हैं, जिससे ह्यूमस वगैरह कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये भी एक दोष हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो सात तो चारों कारक हैं, जो चारों कारक हैं वो क्या है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। पहाड़ी भागों में जैसे कि उत्तराखंड हो गया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम है, अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो ये सब हमारे पहाड़ी भाग हैं। इनमें हम लोग क्या है ओवर ग्रेजिंग को रोक के, ओवर ग्रेजिंग को रोक के, ठीक है, वनों को कटाव को रोक के, इन सब में क्या कर सकते हैं, यानी इस पवन जो क्या बोलते हैं जो हमारा अपर्दन है उसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो है, अब बताइए, भारतीय स्लोपों पर, स्लोप माने बेटा ढलान, ये लिखा है स्लोप माने क्या होता है, ढलान होता है। भारतीय स्लोपों पर मृदा अपर्दन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है कि पर्वतीय स्लोपों पर यानी ढलानों पर क्या करना है। ठीक, तो देखिए, वनारोपण करेंगे। अगर मान के चलो इतनी आसान नहीं होता है ढलानों पर, अगर हम पेड़ को लगाना, वनारोपण क्या कहलाता है, पेड़ लगाना। मैदानों में पेड़ लगाना आसान है, इन क्षेत्रों पर पेड़ लगाना मुश्किल है, क्योंकि पौधे को साधने के लिए बड़ी उपकरण की आवश्यकता होती है। सोपान कृषि, सीढ़ीदार कृषि कर दें, या फिर पट्टीदार खेती करें। छोटे छोटे आप लोगों ने पहाड़ों पे देखे होंगे इस तरीके से क्या होती हैं, कृषियाँ होती हैं। तो या तो ये करें या समोच्च रेखी जुताई करें, यानी आप ऐसे रखिए, जो एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम समोच्च रेखा कहते हैं। वो धरातल पर एक जैसी ऊंचाइयों को मिलाने वाली रेखा क्या है, समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, एसएससी का प्रश्न है, एसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन सा होगा। ठीक है, तो नियंत्रित करना है, नियंत्रित क्या करना है, अपर्दन करना है। अगर अपर्दन को हमें नियंत्रित करना होगा तो अपर्दन को नियंत्रित करने के लिए हमें इस प्रकार की क्या करनी होगी, जुताई करनी होगी। क्या करनी होगी, जुताई। जुताई जब हम करेंगे तो मिट्टी वहां पे स्टेबल होगी, स्टेबल होगी तो हम वहां कृषि कर सकते हैं, और स्टेबल होगी तो अगर जुताई करेंगे तो कटाव होगा, कटाव होगा तो मिट्टी समतल हो जाएगी, मिट्टी समतल हो जाएगी तो उसके माध्यम से क्या करेंगे, हमारा जो मृदा की जो क्षरण है वो रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या लिखा है, पद मृदा परिक्षेणन, सोइल इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट माने सोइल को थोड़ा सा क्या है अपग्रेडेड करके या उसका ध्यान रखें। इम्प्रूव निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए, जब भी आप लोग देखते होंगे कभी कभी मिट्टियां खराब हो जाती हैं, उनमें कुछ पैदा नहीं हो रहा है,
जैसे जब हम मुगल काल भी पढ़ा करते थे तो हम उसमें से अकबर ने देखा होगा कई सारी भूमि माटी थी, पोलज, परती, चाचर, इस प्रकार से आप लोगों को इसमें ये पढ़ना है कि पद मृदा परीक्षण, यानी हिंदी में आपको दिया गया है वो बोला गया है सोइल, सोइल माने मिट्टी, इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट का मतलब मानी उसकी गुणवत्ता को थोड़ा सा क्या करना है, सुधार लाना है। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार कब लाएंगे, जब किसी चीज में कमी हो जाएगी। क्या मृदा अपरदन का इससे कोई तात्पर्य है, मृदा अपरदन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरोजन, इससे कोई नहीं होगा, यानी किससे संबंधित पूछा है तो मृदा अपरदन से तो है नहीं, ये तो क्या है, एक समस्या है, तो क्या है, एक समस्या है। मृदा निक्षेपण, मिट्टी का बैठना, क्या इससे मिट्टी का कुछ है, नदियों के द्वारा क्या है, कई मिट्टियों का निक्षेपण किया जाता है, सेडिमेंटेशन। मृदा में पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाना, हाँ ये वाली बात सही है कि क्या है, जब मृदा में पोषक तत्वों की ये समृद्ध हो जाएगा तो इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ जब कमी हो जाएगी तब इंप्रूव करने की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा एक उत्तर हो गया। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं सेम क्लास में। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो चले, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10-10 हो गया। अब सुनिए, जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक किए हैं आप उसका रिवीजन करते रहेंगे, इनको आपको क्या है, ये कुछ आज डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इन्हें आप क्या है एक बार और देखोगे वीडियो को। ठीक है, जो डाउट आए आप कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद अगले हम क्या है, अगली कक्षा में हम नवीन टॉपिक के साथ आएंगे। इसमें मैंने आपकी मिट्टी पार्ट 1 मिट्टी पार्ट 2 निपटा दिया। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप क्लास को क्या है एक बार शेयर जरूर कर दें और जाते जाते क्या है लाइक जरूर दें। ठीक है, जिससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास। ठीक है, तब तक गुड इवनिंग, गुड नाइट।